नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। सरकार देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में 91 नए 100 वाट के ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम सहित कई और राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सेवा का विस्तार किया गया है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमित शाह आज धारवाड़, खड़ग, हावेरी और दावणगेरे में रैली करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी के काबू में मछुआरों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर मछुआरों के लिए कई कदम उठाने का वादा किया। कांग्रेस के साथ साथ जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने चुनाव में अपने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का विश्वास व्यक्त किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की निकासी लगातार जारी है। इसी कड़ी में पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों के 10वें जत्थे को लेकर भारतीय वायुसेना के CE-130J विमान ने जद्दा के लिए उड़ान भरी। वहीं जद्दा में मौजूद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय वायुसेना के CE-130J लाए गए 121 भारतीयों के 8वें जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। वी मुरलीधरन ने बताया कि दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्य 20 8वें जत्थे का हिस्सा थे। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस नई दिल्ली में बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, SCO के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। सदस्य देशों के अलावा 2 पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान भी रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रूसलान झाकसीलीकोव के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने देशों की बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंधों पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री और सशस्त्र बल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा घरेई अश्तियानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू के साथ मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति पर निर्भर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में डोमिनिकन गणराज्य पहुंचे। विदेश मंत्री का उपमंत्री जोस जूलियो गोमेज ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री की ये यात्रा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क जारी रखने और विशेष रूप से महामारी के बाद के परिदृश्य में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मंत्री ने इससे पहले गुयाना, पनामा और कोलंबिया का दौरा किया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत कोलंबिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने सही मायने में स्थापित किया कि वो पूरी दुनिया की फार्मेसी है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कोलंबिया व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए भारत की क्षमताओं और योगदान को पहचान रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने आज उत्तरी बंगाल के जिलों में 12 घंटे का बंद बुलाया है। भाजपा ने कहा है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के करियागंज में पिछले हफ्ते एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में समाज के हर तबके से चक्का जाम में शामिल होकर विरोध करने की अपील की है। गौरतलब है कि कलियागंज की नहर में 21 अप्रैल को 17 वर्षीय किशोरी का शव मिला था। पुलिस पर शव के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर श्री अन्न का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्रालय देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज पुणे से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का आरंभ करेगा। 10 दिन की यात्रा में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज शामिल होंगे। यात्रियों को इस दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, कालीबाड़ी विष्णुपद मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का अवसर मिलेगा। गोवा सरकार का पर्यटन विभाग आज से 30 अप्रैल के बीच उत्तरी गोवा के सारेगांव गांव में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित करेगा। महोत्सव का उद्देश्य राज्य की परंपराओं, संस्कृति और कलाओं को पेश कर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला के टूटू, खलीदी, लोअर बाजार और माल रोड के इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि असम के सारे विवाद और हिंसा की समाप्ति हो रही है। अब असम में एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो हिंसा में लिप्त रहेगा। G20 के तहत लेह में चल रही Y20 प्री समिट की बैठक का आज समापन होगा। गुरुवार को यूथ 20 विषयों पर आधारित बातचीत और विचार विमर्श के लिए 5 समानांतर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। समापन के अंतिम दिन आज जलवायु संकट, उद्योग 4.0, लोकतंत्र और शासन में युवा नवाचार जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कल भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की टीम द्वारा हेल्थ एंड वेलबींग इंडियन पर्सपेक्टिव विषय पर आधारित एक सत्र आयोजित किया गया। सत्र के बाद युवा प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित हुआ, जहां पैनलिस्टों द्वारा उनकी चिंताओं और प्रश्नों का समाधान निकाला गया। लद्दाख के सांसद जामिया सेरिंग नामग्याल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चिंताओं को हल करने के लिए युवाओं को साथ लाने की जरूरत है। G20 के तहत भुवनेश्वर में चल रही तीसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक का अंतिम दिन है। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में यूनेस्को एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रस्तुतियों पर भी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप पहलों की भागीदारी के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी शामिल है। बैठक के अंतिम दिन आज सभी प्रतिनिधि ओडिशा स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कोणार्क मंदिर को देखने जाएंगे। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटों में 865 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 16.90% दर्ज किया गया है। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता कैलाश महतो की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बरारी थाना क्षेत्र से महज 1.5 किलोमीटर
कृषि फार्म के पास की है। जेडीयू के पूर्व जिला महासचिव सह वरिष्ठ नेता कैलाश महतो का अपराधियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। गुजरात के वडोदरा में भीषण गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिड़ियाघर में वन्य जीवों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। केरल के कोची में शुरू हुई देश की पहली वाटर मेट्रो के पहले दिन यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई। इसमें सफर करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए तय अंतराल के बजाय कम अंतराल में मेट्रो चलानी पड़ी। कोची वाटर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी साजन जॉन ने बताया कि शहर के लोगों ने वाटर मेट्रो को लेकर गजब का क्रेज दिखाया। स्टेशन पर पहले दिन 100 मीटर लंबी लाइन लग गई। सभी वाटर मेट्रो में सफर करने को बेताब दिखाई दिए। सरकार ने कहा है कि अप्रैल से शुरू हुए चालू विपणन वर्ष में अब तक गेहूं की खरीद 195 लाख टन पहुंच गई है, जो कि पिछले साल की कुल खरीद स्तर से अधिक है। एक आरएमएस सरकारी बयान में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद पहले ही रबी विपणन सत्र 2022-23 की कुल खरीद स्तर को लांघ चुकी है। इससे काफी हद तक किसानों को फायदा हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने का भाव तेजी के साथ 61,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 440 रुपए की तेजी के साथ 75,340 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वर्ष 2015 के अप्रैल माह में शुरू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष 2022-23 तक 22.86 लाख करोड़ रुपए के लोन वितरित किए जा चुके हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत कोरोना महामारी काल को छोड़ हर वित्त वर्ष में लोन वितरण की राशि बढ़ती जा रही है। सरकार ने अब तक पीएलआई योजना की सुविधा का लाभ उठाने वाले कारोबारियों को 2,874 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पीएलआई सुविधा का फायदा लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे 8 क्षेत्रों की अधिकांश कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिकी आर्थिक वृद्धि में 2023 की पहली तिमाही में तेजी से गिरावट आई है। ऑफसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में जनवरी और मार्च के बीच वार्षिक आधार पर 1.1% की वृद्धि हुई। सरकार जल्दी ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई से सोना आयात करने के लिए नई व्यवस्था को अधिसूचित करेगी, जिसमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत रियायती दर पर जौहरियों और व्यापारियों द्वारा 140 टन सोने की आयात की मंजूरी की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पर्यटन उद्योग में स्टार्टअप और कंपनियां दोनों के लिए निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। सामाजिक क्षेत्र की अटल पेंशन योजना से 2022-23 में 1.19 करोड़ रुपए से अधिक अंशधारक जुड़े हैं, जो कि सालाना आधार पर 20% की वृद्धि दर्शाता है। बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि निवेशकों से गैरकानूनी ढंग से पैसे जुटाने वाली इन्फिनिटी, रियलकॉन, सुमंगल इंडस्ट्री और विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल 26 संपत्तियों की अगले महीने नीलामी की जाएगी।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि एक लचीला भविष्य के लिए तैयार बैंक को वित्तीय परिचालन और संगठनात्मक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। खुदरा विक्रेताओं के मंच रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है कि मार्च 2023 में खुदरा कारोबारियों की बिक्री में एक साल पहले इसी माह की तुलना में 6% की वृद्धि देखी गई। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश स्थित गैलेंट समूह के देश भर में मौजूद लगभग 60 परिसरों में छापा मारा है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को वाहन क्षेत्र से के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। भारत की तेजी से बढ़ती उपभोक्ता सामान कंपनी डाबर ने नेपाल में 9.68 अरब रुपए के अतिरिक्त निवेश करने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में एकीकृत आधार पर 5,361 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सिटी इंडिया के खुदरा उपभोक्ता व्यवसाय के 12,490 करोड़ रुपए में अधिग्रहण की वजह से बैंक को ये घाटा हुआ है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात कर 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध में दक्षिण कोरिया की मदद करने के लिए अमेरिका का आभार जताया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। इसके साथ ही उनके पुनर्निर्माण के प्रयासों का भी समर्थन करेगा। संघर्ष प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई देशों का अभियान जारी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ने सूडान से अपना निकासी अभियान पूरा कर लिया है। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो सूडान में अभी भी अपने नागरिकों को दूतावास से संबंधित परामर्श जारी रखेगा। स्वीडन की सरकार ने निकासी अभियान के पहले चरण में दूतावास कर्मियों और उनके परिवार को निकाला था। वहीं दूसरे अभियान में नागरिकों को अन्य देशों के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिका ने सूडान में संघर्ष की स्थिति में अपने नागरिकों से जल्द सूडान से बाहर निकलने की अपील की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता काराइन जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिकियों को अगले 24 से 48 घंटों के भीतर सूडान छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच चल रहे संघर्ष को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। सूडान में जारी संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंसक घटनाओं में लगभग 4,200 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने इस सप्ताह की शुरुआत में साल 2022 से जुड़ी अपनी प्रमुख सालाना स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें पाकिस्तान में बीते साल हुई राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल पर चिंता जताई गई है। बुधवार को खेले गए आईपीएल के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 202 रन बनाए। जवाब में चेन्नई 20 ओवर में 130 रन ही बना पाई। राजस्थान को इस सत्र में चेन्नई को दूसरी बार शिकस्त दी है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम आमने सामने होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे और पंजाब किंग्स 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 8वीं वरीयता प्राप्त क्वार्टर फाइनल में कोरिया की दूसरी वरीय आन सी यंग से भिड़ेंगी। एच.एस. प्रणॉय भी पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के चिको आरा डवी वॉडोयो को 16-21, 21-5, 21-18 से हराया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत इंडोनेशियाई जोड़ी से होने वाली है। रोहन कपूर एंड सिक्की रेड्डी की भारत की मिश्रित युगल टीम चौथी वरीयता प्राप्त सीओ सेउंग जे और युजुंग चाई से वॉकओवर मिलने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।
किदाम्बी श्रीकांत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। श्रीकांत को चौथी वरीयता प्राप्त जापान के कोटाई नारुका के खिलाफ 14-21, 22-20, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला युगल त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी जेयोंग ना यून और किम हे जेयोंग के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। भारत के बीएस रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा मिश्रित युगल के राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे के चांग को ची और ली चेन से 21-15, 21-17 से हारकर बाहर हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ड्रॉ पर रोक दिया। पहले हाफ में 2-0 की बढ़त लेने के बाद भी मैन यू की टीम जीत हासिल करने में नाकाम रही। 2 गोल से पिछड़ने के बाद हॉटस्पर्स की टीम ने शानदार वापसी करते हुए 2 गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। हालांकि हॉटस्पर्स भी इस मैच को जीतने में नाकाम रहा और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-1 से मात दी। शुरुआत से ही न्यूकैसल की टीम आक्रामक दिखी और एवर्टन पर ताबड़तोड़ गोल की बरसात कर दी। न्यूकैसल की ओर से कॉलम विल्सन ने सर्वाधिक 2 गोल किए। इस जीत के साथ न्यूकैसल प्रीमियर लीग में 62 अंक के साथ तीसरे पायदान पर बना हुआ है। प्रीमियर लीग के एक और अन्य मुकाबले में एएफसी बॉर्नमाउथ ने साउथहैम्पटन को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद बॉर्नमाउथ की टीम 36 अंक के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गई। फियोरेंटीना ने कोपा इटालिया के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। देर रात खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में फियोरेंटीना ने क्रोमोनीज को 2-0 से हरा दिया। कोपा इटालिया फाइनल में अब फियोरेंटीना का सामना इंटर मिलान से होगा। गौरतलब है कि फाइनल 24 मई को रोम स्टेडियो ओलंपिको में खेला जाएगा। चेल्सी की टीम न्यू कैंप में अपने सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे चरण में बार्सिलोना के साथ प्रभावशाली ड्रॉ के बावजूद महिला चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। गुरुवार की रात जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 आज रात 9 बजे कलर्स पर प्रसारित और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किए जाएंगे। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। भारत में 9 जून को हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफार्मर सीरीज की 7वीं फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। ये काल्पनिक ग्रह साइबरट्रॉन से पृथ्वी पर आए ऑटोबॉट्स की कहानी है। 14 जुलाई 2023 को मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म डेड रेकनिंग का पहला भाग रिलीज होगा। ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म है। फिल्म में टॉम एक बार फिर हैरतअंगेज एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अपनी खास स्टोरी लाइन के सहारे दर्शकों को 1990 के दशक की याद दिलाने वाले ओटीटी शो ये मेरी फैमिली का सीजन 2 नए कलेवर में आएगा। नए सीजन में कुछ नए कैरेक्टर और नए चेहरे के साथ ही एक टॉपिक ऐसा होगा जिससे दर्शक अपने आप को जोड़ सकेंगे। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म कौन अपना कौन पराया 28 अप्रैल को रिलीज होगी। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 2 फिल्में जोगीरा सारा रारा और अफवाह जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसमें जोगीरा सारा रारा के कॉकटेल गाने पर नवाजुद्दीन ठुमके लगाते नजर आएंगे। 2003 में फिल्म धूप से बॉलीवुड में अपना करियर शुरुआत करने वाली अभिनेत्री गुलपनाग शॉर्ट फिल्म द हॉन्टिंग में एरिका फर्नांडीज के साथ नजर आएंगी, जिसमें वो एक मर्डर मिस्ट्री की जांच कर रही हैं। रफ्तार का नया गाना फोन मिला के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर सिंगर का कहना है कि उन्होंने लोक संगीत जूती कसूरी को मॉडर्न ट्विस्ट देने की कोशिश की है। मशहूर संगीतकार गायक मिथुन और युवा गायक अरमान मलिक ने भूषण कुमार द्वारा निर्मित वही तो खुदा है नामक अपने पहले सिंगल को आवाज दी है। साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर शेन निगम को मलयालम फिल्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बैन करने पर शेन निगम ने शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो रोल अदा कर रहे हैं उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है।
एक्टर मनोज बाजपेयी मानहानि केस को लेकर केआरके की मुश्किलें कम नहीं होने जा रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में केआरके की केस की ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रही जिया खान के सुसाइड केस को लेकर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज अंतिम फैसला सुनाएगी। इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली का नाम लंबे अरसे से चर्चा में बना हुआ है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रिलीज के 7वें दिन तक 90.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।